हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोफ्यूचर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन टॉपिक पे डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट्स नेम इज मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे स्टूडेंट, which is a defining property of the living organism। तो आइए स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस टॉपिक में सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि आज जो भी हम पढ़ेंगे वो सब के सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पाई जाती है प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, अब बने रहिए हमारे साथ और देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें डिफाइनिंग फीचर में आता है सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म, एक तो ये आता है, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, and third one is consciousness। तो ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट, और आज हम इन तीनों प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में देखा कि किन्हीं कारणों से उन्हें हमने नॉट डिफाइनिंग फीचर कहा, उनमें कहीं कहीं एक्सेप्शन थे, पर आज की प्रॉपर्टी में बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं। ये वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होती है, और ये प्रॉपर्टी किसी भी थिंग्स में लिविंगनेस को रिप्रेजेंट करती है। ये बताती है कि वो एक जीवित व्यक्ति है, वो एक लिविंग थिंग्स है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या है स्टूडेंट? ये मेटाबॉलिज्म क्या है? अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो मेटाबॉलिज्म एक तरीके का फंक्शन है, एक तरीके का रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट वो सब के सब मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं, ये आपको जानना है। ये एक डिफाइनिंग फीचर है, ये भी आपको जानना है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होती है। अब हम आपको बताएं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जो बनावट है वो छोटे बड़े ऐसा केमिकल्स मिलकर के हुई है, और ये छोटे और बड़े जो भी केमिकल्स हैं वो सारे केमिकल मिल करके लगभग हजारों तरीके के रिएक्शन बॉडी में परफॉर्म करते हैं या सेल में परफॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ स्मॉल आर बिग केमिकल विच परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ द रिएक्शन बाय द विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों तरीके के रिएक्शन को वो परफॉर्म करते रहते हैं, और ये सारा रिएक्शन जो है, ये जो सारा रिएक्शन है उसको अगर मैं कैटेगराइज्ड करूं, मैं कुछ रिएक्शन को आइसोलेट करूं और इस पर ध्यान दें, तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली हमें कुछ इस तरीके का मिलता है। जैसे मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं जो बॉडी में होते हैं। मैंने यहां पे लिखा कि C6H12O6 plus 6O2 after reaction H2O as well as CO2 plus H2O plus 686 किलो कैलोरी, दैट इज द एनर्जी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे आप देखिए ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन आपने देखा होगा। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट है यहां पे वो क्या हो रहा है, वहां वो देखिए यहां पे ब्रेक कर दिया जा रहा है दो
अलग अलग प्रोडक्ट में, मतलब ये जो प्रोडक्ट है यहां पर ब्रेक करके ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बना दिए जा रहा है। दूसरा एक और रिएक्शन देखते हैं हम कि CO2 प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन C6CH12O6 प्लस H2O एंड O2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 12H2O एंड देन 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल ए। तो ये भी रिएक्शन आपने देखा होगा। ये दोनों रिएक्शन सर कहां हो रहे हैं? सेल के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को मैंने नाम दिया कि सर ये रिस्पिरेशन वाला रिएक्शन है, और ये जो है सर वो कैसा वाला रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन वाला है और ये फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों रिएक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रखूं, अगर मैं कि उस बॉडी के अंदर होने वाला, उस सेल के अंदर होने वाले ऐसे रिएक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रखूं, तो हमने नोटिस किया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है वो कुछ इस तरीके की है। या तो देखो, ये एक प्रोडक्ट है A प्लस B, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और इससे बन रहा है एक प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड AB। ठीक है, मतलब A और B जोड़कर AB बना, मतलब एक नया प्रोडक्ट बना, यानी सिंथेसिस हुआ। दूसरी एक रिएक्शन मैंने उसी सेल के अंदर, उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नोट किया कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बने हुए थे वो ब्रेक हो गए, और ब्रेक होकर के वापस A प्लस B, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बने थे वो ब्रेक हुए। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ, चीजों का ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन मैंने देखा। एक में देखा कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी सिंथेसिस हो रही है उसमें, और एक में देखा कि जो प्रोडक्ट बने थे वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तीसरी एक चीज और देखी गई कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो बन भी रहे हैं और साथ में जो ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही प्रोडक्ट टूट करके फिर से इनिशियल रिएक्टेंट जैसे हो जा रहे हैं। तो मतलब ये रिवर्स प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब A प्लस B से AB का बनना, फिर वापस से AB से टूटकर AB, मतलब ये दोनों मर्ज, मतलब सिंथेसिस भी हो रही है और ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहां पे मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये तीन टाइप के केमिकल रिएक्शन हमको सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, ये तीन तरीके केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट, अब ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, अगर आप देखें तो इस वाले रिएक्शन जिसमें सिंथेसिस हो रही है उसको हमने एक टर्म दिया, क्या भैया? इसको एक टर्म दिया गया एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन। इस वाले को नाम दिया हमने कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन। पर जिसमें ये दोनों चीजें हो रही थी इसको हमने नाम दिया एम्फीबॉलिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो एनाबॉलिज, कैटाबॉलिज और एम्फीबॉलिज्म, ये तीन तरीके के प्रोसेस या तीन तरीके की फंक्शनैलिटी या फिर ये तीन तरीके के रिएक्शन हमने देखे एक सेल के अंदर या एक लिविंग बॉडी के अंदर। हमने पूरी रिएक्शन, जितने भी ऑल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन होते हैं, जब मैंने सबको समराइज किया तो उनको सिर्फ तीन कैटेगरी में बांट पाया। पहले कुछ तो कैटाबॉलिक थे, कुछ एनाबॉलिक थे और कुछ वो रिएक्शन क्या थे? एम्फीबॉलिक थे। अब आप देखें कि यहां पर ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट दोनों मिल करके यहां पे ये ग्लूकोज बना रहे हैं। कहीं ना कहीं A प्लस B इज इक्वल AB, यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, वेयर एज रेस्पिरेशन, यहां पे ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है और देखिए ब्रेक डाउन हो गया है चीजों में, तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज व्हाट? कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है और फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन जो तीसरी चीज है यहां पर, जिसको मैंने कहा एम्फीबॉलिज्म, तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसको हमने क्या कहा? एम्फीबॉलिज्म। क्या कहा?
एम्फीबॉलिज्म। तो एम्फीबॉलिज्म के लिए हम आपको एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक रिएक्शन सिंपलेस्ट आपको बिल्कुल समझना है कि सेल के अंदर एक और रिएक्शन होता है जिसका नाम है जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ये केमिकल है, ये मिलता है NH3 के साथ और इसके साथ NADPH2 जो कि एक रिड्यूसिंग पावर है, और ये जो है बनाता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझना है, बिल्कुल रटना नहीं, बस समझना है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक कंटेंट ये है, दूसरा NH3 है, तीसरा NADPH2, ये ग्लूटामिक एसिड बनाता है और उसको बनाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज या ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पे नाम लिख देता हूं मैं, ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज व्हाट द एंजाइम। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये तीनों कंपोनेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे ग्लूटामिक एसिड। और वही एंजाइम बेटा ग्लूटामिक एसिड, ऐसा नहीं कि बस ग्लूटामिक एसिड जो है बनाएंगे, ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स भी हो सकती है। मतलब ग्लूटामिक एसिड वापस से यहां पे आ सकते हैं, मतलब A+B=AB, वापस से ये जो AB प्रोडक्ट बना हुआ है वो रिवर्स भी हो सकता है। तो ये जो रिवर्स का प्रोसेस है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्फीबॉलिज्म। ये एम्फीबॉलिज्म का एग्जांपल है। किसका है? एम्फीबॉलिज्म का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। मैंने यहां उन सारे केमिकलों को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, कुछ कैटाबॉलिक, कुछ एनाबॉलिक और कुछ एम्फीबॉलिक हैं। मैंने यहां पे इनके एग्जांपल आपको दे दिए हैं। अब आपको इस बात समझ में आ गई होगी। तो अब डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन को समझते हैं स्टूडेंट। तो मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, ठीक है स्टूडेंट। मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सिंपल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग कि नॉट अ सिंगल, ठीक है, ये सारे रिएक्शन को मैं एक साथ ले रहा हूं, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन which are taking place within a cell, which are taking place within a cell, या सेल बोल लो या फिर एक और वर्ड यूज कर लो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म is called what called student, is called metabolism, ठीक है। अब आप ध्यान समझिएगा इस डेफिनेशन को कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल द रिएक्शन केमिकल विच आर टेकिंग प्लेस, एक सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारे रिएक्शन और वो रिएक्शन मैंने 3 ही जगह कैटेगराइज किया है, बस 3 तरीके के हैं। तो वो सारे रिएक्शन जो उसके अंदर हो रहे हैं वो रिएक्शन ही क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कहां पे एक्सेप्शनल बातें आ जाती, थोड़ी सी बातें ये है कि अगर मान लो कि हमने ये लिविंग का जो रिएक्शन है, लिविंग सेल के अंदर होने वाला ये सारे रिएक्शन है, ठीक है। एक बात याद रखना स्टूडेंट कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड वाला ये वाला जो रिएक्शन है, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस हैं, मतलब उसमें कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक दोनों साथ में हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं यहां पे कहूं कि मान लीजिए एक विट्रो मीडियम का मतलब होता है सेल फ्री मीडियम, ठीक है। विट्रो मीडियम, सेल फ्री मीडियम। आप कोई टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, आप कोई वॉच ग्लास ले लीजिए, इस तरीके का एसेप्टिक कंडीशन में हो, सेल फ्री मीडियम में हो, ठीक है।
तो हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और हमने उस सेल से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड निकाला और इसमें लगाया, NH3 इस टेस्ट ट्यूब में डाला, NADPH2 इस टेस्ट ट्यूब में डाला और फिर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम भी इसमें डाला। ठीक है, अब हुआ क्या कि मैं देख रहा हूं कि थोड़ी देर बाद इसने बनाया क्या, ग्लूटामिक एसिड। इसमें बना ग्लूटामिक एसिड, मतलब इसका रिजल्ट आया, इसमें ग्लूटामिक एसिड जो है वो बना, फॉर्म हुआ, क्योंकि मैंने ये सारे कंटेंट इसमें डाले। हमने इसमें क्या डाला भैया, अल्फा कीटो कंपोनेंट डाला, और क्या डाला, NH3 डाला, और क्या NADPH2 दिया, और ये एंजाइम भी डाला हमने, इसका जो एंजाइम था वो भी इसके अंदर डाल दिया मैंने। थोड़ी देर बाद ग्लूटामिक एसिड बना। मतलब क्या देख रहा हूं मैं कि सेम रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो सेल के अंदर हो रहे थे वही सेम रिएक्शन यहां पे भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम हर एक रिएक्शन सो वी कैन परफॉर्म सेम ऑफ द रिएक्शन इन सेल फ्री मीडियम, आइसोलेटेड सेल फ्री मीडियम। इस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन को निकाल एक वहां से केमिकल को आइसोलेट करके इस विट्रो मीडियम में उसको चेक कर सकते हैं। तो अब प्रोडक्ट तो यहां बन रहा है, तो क्या इसको मैं लिविंग मान लूं? क्या मैं इसको लिविंग मान लूं? इसको क्या मैं लिविंग मान सकता हूं स्टूडेंट? नहीं, इसको लिविंग नहीं मानेंगे। हां, ये रिएक्शन भले लिविंग है, ये रिएक्शन भले लिविंग है, पर ये लिविंग नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है ये ध्यान रखना। इन विट्रो यहां पर देखना, रिएक्शन आर नॉट लिविंग थिंग्स, रिएक्शन आर नॉट लिविंग थिंग्स। रिएक्शन लिविंग थिंग्स नहीं है। ये जो रिएक्शन हुआ ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये जो रिएक्शन हुआ ये लिविंग थिंग्स नहीं है, बट आर लिविंग रिएक्शन। बेटा ये बात भूलना नहीं है आपको। ये जो रिएक्शन यहां पे हुआ, दीज रिएक्शन इन विट्रो, द रिएक्शन आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। ये लिविंग रिएक्शन ही है, ये लिविंग सेल के अंदर होता था रिएक्शन। हमने इसको फोर्सली आइसोलेट करके हमने टेस्ट ट्यूब में ये वर्कआउट तो कर लिया, पर ये लिविंग नहीं हो सकता, ये लिविंग थिंग्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। क्या समझते हैं कि सर ऐसा हो कि हम ऐसा कोई सेटअप हो कि हम सारे लिविंग रिएक्शन जो भी हैं उसको करा लें टेस्ट ट्यूब के अंदर, तब तो हम एक ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल रिएक्शन ऐसा होता तब तो ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती। इंडिविजुअल रिएक्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं है। डेफिनेशन पे आओ ध्यान से। डेफिनेशन क्या कर रहा है? सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन। और सारा रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में या किसी भी सेप्टिक कंडीशन, किसी भी सेल फ्री मीडियम में कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। तो अब आप इस बात को याद रखिएगा कि विट्रो मीडियम में रिएक्शन लिविंग थिंग्स है, पर रिएक्शन आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दीज आर द लिविंग रिएक्शन। वो लिविंग रिएक्शन है जरूर, पर वो थिंग्स लिविंग नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उसका नाम है सेलुलर या सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस करते हैं। भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उस लिविंग का, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मेड अप ऑफ सेल, वो सेल से ही बनी होती। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग बॉडी मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल।
सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी वो सेल से ही बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। अब वो चाहे यूनिसेलुलर हो सर या फिर मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। तो ये चीज को आपको याद रखना है, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी हुई, और सेल उसका फंडामेंटल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होती है सेल, ठीक है। तो सेल से अगर हम बात करें कि सेल एक फंडामेंटल थिंग्स है, और आप जानते हो सेल मेक्स व्हाट द टिश्यू, टिश्यू मेक व्हाट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मेक व्हाट ऑर्गन सिस्टम, देन फाइनली ये बनाता है बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ये बोल देता हूं कि चलो सेल से थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई सेल का ही ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ फिर टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हुआ फिर देन वो डायरेक्टली वो क्या बनाया, एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है। बट अगर मैं कहूं कि सेल खुद एक ऑर्गेनाइज, देखो सेल का खुद अपना इसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाता है, पर ये खुद किसी न किसी से ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो ये किसका बना हुआ है, तो स्टूडेंट हम आपको बता दें सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल प्लस प्रोटोप्लाज्म, यही मिलकर के सेल बनाते हैं। और ऑलरेडी ये सेल ऑर्गेनेल किसके बने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उससे बने होते हैं। अब जरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरा ध्यान दीजिएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट एट द मॉलिक्यूलर लेवल, स्टूडेंट जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो मिल करके सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं, देन वो प्रोटोप्लाज्म साथ मिल करके सेल बनाता है, फिर बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, एंड डायरेक्टली फाइनली वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे जब ये सेल टिश्यू कैसे बनाते हैं, ये ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल ने सेल को कैसे बनाया, तो इसमें आपको याद रखना है कि देयर इज अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल सेल विच आर प्रेजेंटेड इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सारे सेल हैं जो टिश्यू या फिर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, तो उन सारे सेलों का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, सेलों के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ सेल से ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि खुद सेल बनने के लिए, मतलब कि दीज कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर लेवल अप टू द ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ये होता है। जब ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जब ऑर्गेनाइजेशन होगा तब जाके वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि मतलब देयर इज अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन मॉलिक्यूल जिसकी वजह से वो ऑर्गेनल बनाएगा, और ऑर्गेनल का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होगा जिसकी वजह से वो सेल बनाएगा, और एक सेल का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होगा टिश्यू, देन वो ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली फॉर्म्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएगा। तो स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेशन होने के लिए यू मस्ट हैव कॉन्शियसनेस। ये सेलों का जो कोऑर्डिनेशन है या किसी लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन आप देख रहे हैं उसके लिए कॉन्शियसनेस का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो अब हम लोग सीखते हैं जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना यहां पे बस इतना समझना है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी है, सेल का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है और जब तक ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाते वहां तक होता है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होता है। लेकिन इन सेलों के बीच या इन मॉलिक्यूलों के बीच या इस सीक्वेंस के बीच में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, और इस कोऑर्डिनेशन के लिए कॉन्शियसनेस का होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कॉन्शियसनेस। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस स्टूडेंट। अब कॉन्शियसनेस क्या होती है हम यहां पे देखते हैं। कॉन्शियसनेस सिंपल कि कॉन्शियसनेस में एक सीधा वर्ड हो जाता है। कॉन्शियसनेस का मतलब कहीं न कहीं कॉन्शियसनेस का सीधा मतलब हो जाता है अवेयरनेस, और हम आप आज सब अवेयर हैं, हर चीजों से अवेयर हैं। तो स्टूडेंट यहां पे हम लिखते हैं कॉन्शियसनेस। ओके स्टूडेंट, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड परफेक्ट
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है। अब तक जितनी प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि कॉन्शियसनेस वाली। अब कॉन्शियसनेस को कैसे हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, बताओ जरा भाई। कॉन्शियसनेस को बड़ा अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं कि सर कॉन्शियसनेस एक एबिलिटी है लिविंग की, तो हम कहते हैं इट इज एबिलिटी, इट इज अ एबिलिटी, एक लिविंग की एक एबिलिटी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली वी राइट ऑर्गेनिज्म, it is ability of organism to sense their environment. What student? To sense their environment. ठीक है, to sense their environment। दूसरा इसमें एक और बात है, and respond to the environmental stimuli, and respond to the environmental stimuli। Okay, this one is the definition of the consciousness। बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये, ठीक है। अब कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वाली एबिलिटी जिसमें ऑर्गेनिज्म सेंस करता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। पहली ये बात कि वो अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है, समझता है, जानता है, देन रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, और जो भी स्टिमुली उसके सामने रहते हैं उसको रिस्पॉन्ड करता है। मतलब पहले वो रीड करता है, समझता है चीजों को, और फिर रिस्पॉन्ड करता है। इसमें दो बातें हैं याद रखना, पहले सेंस करेगा फिर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है स्टूडेंट। रिस्पॉन्ड जो है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग करेगा। ये स्टिमुलस क्या है? एनीथिंग में बी स्टिमुलस, कोई भी चीज स्टिमुलस हो सकती है। बायोटिक वो बायोटिक भी हो सकती है, अबायोटिक हो सकती है, मतलब कोई भी चीज स्टिमुलस हो सकती है। वो हर एक चीज स्टिमुलस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक इंपैक्ट क्रिएट करे, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे, ठीक है। तो स्टिमुली वो चीज है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इंपैक्ट डालती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे एयर, लाइट, इस तरीके टेम्परेचर। कुछ इंटरनल भी होते हैं, जैसे बॉडी के इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, केमिकल, हार्मोन्स, एंजाइम, व्हाटएवर, ठीक है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब क्या इंटरनल स्टिमुली की देन है। तो वी विल डिस्कस लेटर इन देयर पर्टिकुलर चैप्टर कोऑर्डिनेशन, बट हियर वी नो एवरीथिंग मे बी स्टिमुलस, बस वो इट्स क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, और उसके बदले में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा, या ठीक है, उसके बदले में वो रिस्पॉन्स करेगा, वो स्टिमुली है। तो हर एक चीज स्टिमुली है जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना एक प्रभाव डाले, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करता है? बैक्टीरिया क्या रिस्पॉन्ड करता है? जी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करता है। ऑल द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, सब रिस्पॉन्ड करते हैं। बट सबके रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका होता है स्टूडेंट, वो अलग अलग होता है। दे मे रिस्पॉन्स डिफरेंटली बट दे मस्ट, वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे पर जरूर करेंगे। समझ आई बात है आपको? मतलब अगर एक आदमी से मैं पूछूं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, है ना, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन उससे पूछूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हां में जवाब दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो नेगेटिव ना में जवाब दे। तो ये दोनों रिस्पॉन्स है, दोनों रिस्पॉन्स है। पर अगर वो सुन करके अनसुना कर दे और कुछ भी ना बोले, तो वो भी रिस्पॉन्स है। आप समझिएगा, वो भी रिस्पॉन्स है। उसने सेंस किया देन रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड क्या? कोई कुछ नहीं बोलना, रिस्पॉन्स था उसका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो डॉर्मेंसी होती है, सीड डॉर्मेंसी, या फिर आपने एनिमल में हाइबरनेशन सुना होगा, एस्टाइवेशन सुना होगा, सो दैट इज व्हाट, ये भी एक तरीके का रिस्पॉन्स ही है, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट को रीड करते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं, यही है कॉन्शियसनेस। छोटे ऑर्गेनिज्म तो केमिकल से क्रिएट करके, एंजाइम से क्रिएट करके भी रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं,
ऑल द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब है कि सारे ऑर्गेनिज्म बड़े अवेयर हैं। देखो कितना बढ़िया नाम है। कॉन्शियसनेस का एक सीधा सा वर्ड बोले तो अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब अवेयरनेस, मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आर अवेयर इन सराउंडिंग ऑफ देयर सराउंडिंग। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सराउंडिंग से बड़ा अवेयर रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म सब अवेयर हैं, बस वो अलग अलग तरीके का अवेयरनेस शो करते हैं, अलग अलग तरीके का मतलब कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म अवेयरनेस करते हैं और इन सारे ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, इन सब में से एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अवेयरनेस की जो एबिलिटी है, जो कॉन्शियसनेस की एबिलिटी है, वो क्लाइमेक्स लेवल पे, टॉप मोस्ट लेवल पे, बड़ा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है उसका। वो सारी चीजों बड़े अच्छे से और क्विक सेंस करता है और क्विक रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। और वो ऑर्गेनिज्म कौन है? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन इज ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कैसा कॉन्शियसनेस होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब सबके पास कॉन्शियसनेस है, सब अवेयर हैं, सब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सबके पास कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब ह्यूमन इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन खुद से अवेयर है स्टूडेंट, तो इसलिए हमने कहा वो जब खुद से अवेयर है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी अबाउट द कॉन्शियसनेस। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो और फिर कुछ और भी बातें हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्शियसनेस के रिगार्डिंग हमें देखना है। यहां पे आप देखेंगे कि सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि जितनी भी लिविंग फिनोमिना है, आपने देखा, आपने बहुत सारे फिनोमिना देखा, पर आपको बता दें कि जितनी भी लिविंग फिनोमिना है आर ड्यू टू इंटरैक्शन। दरअसल वो इंटरैक्शन की वजह से ही होती है। जितनी भी लिविंग फिनोमिना है वो इंटरैक्शन के कारण ही होती है। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा कि ऑल द लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन। ठीक है, मतलब सीधा आप डायरेक्ट जानो, इंटरैक्शन की वजह से होती है। ये क्या इंटरैक्शन, किसका इंटरैक्शन, इसको आप समझिएगा कि मतलब यहां पे क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट इंटरैक्शन एमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। दैट इज द पॉइंट। कैसे समझते हैं? आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। अब आप समझो ना बेटा कि H2O ये क्या है? ये इसका जो नेचर है भाई, ये क्या है? ये जो है फायर डिस्टिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला काम करता है। पानी करता है कि नहीं करता? लेकिन अगर मैं इसको सेपरेटली देखूं तो कहीं ना कहीं ये O2 प्लस H2 का बना हुआ है। ठीक है, कहीं इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का जो नेचर है जनरली ये क्या है? ये तो बिल्कुल फायर को और इंक्रीज करता है कंबशन में। लेकिन हाइड्रोजन का अपना एक अलग नेचर है, हाइड्रोजन बम वगैरह बनाने में। ठीक है, कितना एक्सप्लॉइट होता है। तो हाइड्रोजन का नेचर और ऑक्सीजन का नेचर क्या है? बिल्कुल अलग है। इसकी प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्टेंट मिल करके जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। किससे? रिएक्टेंट की। द property of the product is totally independent to the property of reactant। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। इसका काम अलग, इसका काम अलग, लेकिन जब दोनों मिले तो इसका काम कुछ नया ही हो गया, अलग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ऐसा समझें कि इसमें प्रॉपर्टी किसकी है, फिर किसकी है? दरअसल क्या है कि प्रोडक्ट में जो प्रॉपर्टी है, H2 में जो प्रॉपर्टी है, वो O2 और H2 के इंटरैक्शन से एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, इंटरैक्शन से एक डेवलप नई प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेम यही चीज अगर मैं कहूं कि ये है सेल और सेल से बनाया क्या? टिश्यू, तो डेफिनेटली कि मुझे ये टिश्यू से फिर क्या बने होंगे? कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म बने होंगे।
ठीक है, ऑर्गेनिज्म बने होंगे टिश्यू से, फिर फाइनली ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होगी। तो सेल के अंदर की जो भी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टी, सेल अलग अलग सेल है, जैसे वो सेल ने टिश्यू बनाया तो इसमें सेल की प्रॉपर्टी नहीं दिखी, ऑल्दो ये सेल से बना हुआ है, टिश्यू सेल से ही बना हुआ है। ध्यान से समझो कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जब ये सारे सेल जुड़ेंगे, इंटरैक्ट टू ईच अदर, इंटरैक्ट होंगे, तो उनके इंटरैक्शन से जो प्रॉपर्टी डेवलप होगी वो प्रॉपर्टी टिश्यू में दिखाई देगी, ना कि टिश्यू में जो प्रॉपर्टी है वो सेल की प्रॉपर्टी है। ऑर्गेनिज्म में जो प्रॉपर्टी है वो ना कि ऑर्गन्स या टिश्यू की प्रॉपर्टी है। ठीक इसी तरीके से सेल जिससे भी बना होगा, मतलब इसका जो भी मॉलिक्यूल होगा, स्टूडेंट, ठीक है, वो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सेल की नहीं है, सेल की प्रॉपर्टी अलग है। मेरी बात समझिए आप, क्या कि जो भी आप जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, हायर लेवल ऑफ ये हायरार्ची है कि मॉलिक्यूल से सेल, ऑर्गन से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म की बॉडी। ये एक हायरार्ची है, और जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो बड़ा वाला प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए टिश्यू की बात कर लें, तो टिश्यू में जो भी प्रॉपर्टी है वो सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि सेल के इंटरैक्शन की प्रॉपर्टी है, बल्कि सेल के इंटरैक्ट होने से प्रॉपर्टी है। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से O2 और H2O की प्रॉपर्टी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, ये दोनों की प्रॉपर्टी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। समझ आ जाते हैं? तो H2 और O2 की प्रॉपर्टी मिलने से ये बन गया, H2O बन गया, ठीक है, और H2O की एक अलग ही प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? तो यही कह रहा है, देखिए कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू की जो भी प्रॉपर्टी है आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल, मतलब जो सेल इसको बनाने में लगे हैं उसकी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं इसमें, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन, लेकिन इस सेल के इंटरैक्शन की वजह से एक प्रॉपर्टी अराइज हुई है, किसमें? टिश्यू में। बात क्लियर होगी आपको? बात क्लियर होगी स्टूडेंट? प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल, इस कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं है, लेकिन जब ये सेल इंटरैक्ट हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन, जैसे ये इंटरैक्ट हुए थे एमंग द कंस्टिट्यूएंट, जैसे इन सेलों के बीच में इंटरैक्शन हुआ था, तो उसकी वजह से जो नई प्रॉपर्टी अपीयर हुई टिश्यू। सिमिलरली सेम टू सेम एज इट इज यही चीजें अगर हम मॉलिक्यूल लेवल पे करते हैं, तो जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सेल में नहीं दिखाई देती, ठीक है, वो सेल की प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन से जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई है वो किसकी वो प्रॉपर्टी कहां दिखाई देगी? सेल में दिखाई देगी। तो याद रखना कि जितनी भी लिविंग फिनोमिना होती हैं उसमें एक चीज समझ लो कि इंटरैक्शन की वजह से ही होती हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि दीज इंटरैक्शन रिजल्ट्स इमर्जेंट प्रॉपर्टी, ये लाइन आपको याद रखना है, ये जो इंटरैक्शन है जिसकी वजह से हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता चला जाता है, ठीक है, तो दीज इंटरैक्शन रिजल्ट्स इमर्जेंट प्रॉपर्टी, इस तरीके के इंटरैक्शन से एक नई प्रॉपर्टी लिविंग में दिखाई देती है एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि टिश्यू में पहुंचेंगे तो सेल की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी, ऑर्गन्स में पहुंचेंगे तो टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी, ऑर्गेनिज्म में पहुंचेंगे तो ऑर्गन्स की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी। दैट इज द थिंग। लेकिन हालांकि ऑल्दो वो उसकी इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि दीज इंटरैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी, इमर्जेंट प्रॉपर्टी आ रही है, इंटरैक्शन की वजह से इमर्जेंट प्रॉपर्टी बन रही है, और किसमें? हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। और इसे ये बहुत ही सही फिनोमिना है। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। वो किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, किसी भी लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, कितनी बड़ी हायरार्ची बन रही हो, कितनी बड़ी सीरीज, हायरार्ची बोले तो एक सीरीज, सिस्टमैटिक सीरीज है ना, कितनी बड़ी हायरार्ची बन रही हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, ये हायरार्ची है, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी, इस तरीके का। तो उसमें जो भी हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है उससे पीछे वाला, मतलब उससे पीछे वाले के इंटरैक्शन से बनने वाली प्रॉपर्टी अगले वाले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देती है स्टूडेंट। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है।
स्टूडेंट ये सारी प्रॉपर्टी जान लेने के बाद, सारी चीजों को सीख लेने के बाद अब हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आते हैं, लिविंग के डेफिनेशन पे आते हैं। सो लिविंग की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट? तो व्हाट अबाउट लिविंग, लिविंग क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, कैसे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ठीक है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, वो इवॉल्व भी होते हैं, एडाप्ट भी होते हैं अपने आप में, एडाप्टेशन, और कभी कभी एक्लामेटाइज भी हो जाते हैं, मतलब कि एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। एटमॉस्फेयर या वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपने आप को रेगुलेट भी कर लेते हैं वो, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझो। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग ये वाली एबिलिटी देखने को मिलते हैं, इवॉल्विंग कर सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट में अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, एडाप्टेशन अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें एक सिस्टम में करते हैं। इन इंटरैक्टिव सिस्टम, वो सारी चीजें एक इंटरैक्टिव सिस्टम में करते हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली। अब ये कुछ भी हो सकता है, एनवायरमेंट कैसा भी हो, स्टिमुली, स्टिमुली, ठीक है। इस चीज को समझिए कि वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो या फिर इंटरनल एनवायरमेंट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो इन सारे इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, चाहे जो भी इन्वायरमेंट हो, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में इतने एबल होते हैं कि एक इंटरैक्टिव सिस्टम में वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, इवॉल्व कर लेते हैं, एडाप्टेशन मेंटेन कर लेते हैं अपना, और सेल्फ रेगुलेशन कर लेते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी आपको नहीं भूलना है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेशन। ये प्रॉपर्टी किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, और इस एनवायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे काम कर ले जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये सारी प्रॉपर्टी जानने के बाद हमें अब ये समझ में आई कि वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें नोट डाउन करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।